फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी समस्या जिसे ज़्यादातर लोग गंभीरता से नहीं लेते या कुछ बहुत सारी वजहों से डिस्कस भी नहीं करना पसंद करते। लेकिन अब ये बीमारी भारत में गंभीर समस्या बनती जा रही है। गर्मी और नमी के मौसम में फंगस तेजी से पनपता है। ज़्यादा पसीना आना, टाइट कपड़े पहनना, साफ सफाई की कमी इस खतरे को और बढ़ा देते हैं। चिंता की बात यह है कि अगर समय पर इसका इलाज न हुआ तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह आसानी से फैलने लगता है। और सिर्फ ये छोटी मोटी खुजली या दांत खाज की प्रॉब्लम नहीं है। पूरी दुनिया के आंकड़े अगर आप उठा करके देखेंगे तो 38 लाख लोग हर साल किसी न किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से दम तोड़ देते हैं। भारत में फंगल इन्फेक्शन के एक्सपर्ट्स की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, कमी है, यानी कि हमारे पास विशेषज्ञ भी नहीं है। उसके बावजूद हम लोग फंगल इन्फेक्शंस को क्यों इग्नोर करते हैं? आज यही सवाल, और क्या क्या इसके खतरे हो सकते हैं और बचाव कैसे। मेरे साथ होंगे बहुत ही खास एक्सपर्ट्स इस पूरे मुद्दे के। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। छोटी सी रिपोर्ट के बाद मैं मेहमानों से बातचीत करूंगा। गर्मियों का मौसम आते ही शरीर पर लाल चकत्ते और खुजली की शिकायतें बढ़ने लगती हैं। लोग इसे गर्मी की आम तकलीफ समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि ये सिर्फ गर्मी नहीं, ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो पिछले कुछ सालों से पूरे भारत में तेजी से फैल रहा है। IJDVL जर्नल की 2021 की रिपोर्ट कहती है कि देश के अस्पतालों में स्किन की समस्या लेकर आने वाले हर 100 मरीजों में से 6 से 61 मरीज फंगल इन्फेक्शन के शिकार होते हैं। उत्तर भारत की बात करें तो वहां ये आंकड़ा 61.5% तक पहुंच गया है। यानी स्किन OPD में आने वाले हर 10 में से 6 मरीजों को फंगल इन्फेक्शन है। सीधे शब्दों में कहें तो ये बीमारी अब कोई आम खुजली नहीं रही, ये एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन चुकी है। माइकोपैथोलॉजिया जर्नल में छपी 2023 की स्टडी के मुताबिक 1939 से 2021 के बीच 1,61,000 से ज्यादा मामलों का विश्लेषण किया गया। इस शोध का नतीजा चौंकाने वाला था। सिर्फ 2011 से 2021 के एक दशक में फंगल इन्फेक्शन के पुष्ट मामलों में करीब 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो ये साबित करती है कि ये बीमारी पिछले 10 सालों में सबसे तेजी से फैली है। गर्म और नम मौसम, पसीना, टाइट कपड़े और मानसून, ये सभी हालात इस फंगस को तेजी से पनपने का मौका देते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या है बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल से खरीदी जाने वाली स्टेरॉइड मिली क्रीमें, जिनमें क्लोबेटासोल जैसे तत्व होते हैं। इन क्रीमों को लगाने से खुजली कुछ देर के लिए तो ठीक लगती है, लेकिन असल में इन्फेक्शन और गहरा हो जाता है और इलाज करना और मुश्किल हो जाता है। डायबिटीज के मरीज, मोटापे से परेशान लोग और जिम या स्विमिंग पूल जाने वाले लोगों में ये इन्फेक्शन सबसे तेजी से फैलता है। इसके अलावा तौलिया, कपड़े या रेजर जैसी निजी चीजें दूसरों के साथ शेयर करने से भी ये बीमारी एक से दूसरे में पहुंच जाती है। इस बीमारी से बचने के लिए आपको बस कुछ आदतें बदलनी होंगी। रोज नहाएं और नहाने के बाद शरीर को अच्छी तरह से सुखाएं, खासकर जांघ, पैर और कांख जैसी जगहों को, क्योंकि नमी की वजह से ही फंगस इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। ढीले और सूती कपड़े पहने और उन्हें रोज बदलें। जिम या स्विमिंग पूल जैसी सार्वजनिक जगहों पर चप्पल पहने और तौलिया या कपड़े जैसी निजी चीजें किसी के साथ शेयर न करें। अगर खुजली 2 से 3 हफ्ते में ना रुके या शरीर पर फैलती जाए तो घर पर क्रीम लगाना बंद करें और तुरंत स्किन के डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर जांच के बाद सही दवा देते हैं और ये जरूरी है कि दवा का पूरा कोर्स किया जाए, क्योंकि बीच में दवा छोड़ने से फंगस और ताकतवर हो जाता है। दोबारा ठीक करना मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, ये सिर्फ खुजली नहीं है, ये आपका शरीर आपको एक चेतावनी दे रहा है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, डायरेक्टर डर्मा क्लिनिक्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर कुमार हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान, डॉक्टर शहला अग्रवाल, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अग्रवाल मैम आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर अमरेंद्र, आपसे आ रहा हूँ चर्चा की शुरुआत करते हुए। भारत में सर हमने देखा है कि फंगल इन्फेक्शंस को या फंगल डिजीजेस को अक्सर या तो दबाने की कोशिश की जाती है, उस पर बात करने से लोग कतराते हैं, बहुत सारे कारण इसके पीछे हैं, और या फिर एक अप्रोच ये होती है कि ठीक है, फंगल इन्फेक्शन है, साधारण इन्फेक्शन है, एक स्किन प्रॉब्लम है या सीजनल एलर्जी है, इसको गंभीरता से नहीं लेते, जबकि फंगल इन्फेक्शन आगे चलकर कई गंभीर रूप ले लेते। सबसे पहले तो इस मानसिकता पर कि फंगल इन्फेक्शन को एक स्किन प्रॉब्लम या सीजनल एलर्जी मान लेना, ये कितना खतरनाक है? फंगल इन्फेक्शन जो कॉमनली हम लोग देखते हैं अपनी स्किन की OPD में, उनको हम लोग कहते हैं डर्मेटोफाइट्स।
तो डर्मेटोफाइट जो होते हैं वो स्किन के ऊपरी सतह में या बालों में या नेल्स में इस तरीके के इन्फेक्शन वो करते हैं डिफरेंट पार्ट में। फेस पर भी हो सकती है, दाढ़ी में भी हो सकती है, और ये फैलते जा सकते हैं और इसके कारण बहुत ज़्यादा खुजली या दूसरे कॉम्प्लिकेशन कभी कभी होते हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा इचिंग ऐसे काली पड़ जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, लाइकेनिफिकेशन होती है, उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसके कारण और दिक्कतें हो सकती है। बच्चों में भी हो सकते हैं, जवान एडल्ट्स में भी हो सकते हैं। कई बार वहाँ से बालों का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, परमानेंट एलोपेशिया हो सकती है, माजुची ग्रैनुलोमा एक डीप सीटेड इन्फेक्शन हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशन तो डेफिनेटली हो सकते हैं और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है, लोग हिचकते हैं बिकॉज मोस्टली ये प्राइवेट पार्ट जैसे एरियाज में होते हैं एंड सोशली ऑकवर्ड फील करते हैं, बट इचिंग के कारण कि लोग ऑकवर्ड फील करते हैं कहीं भी जाने में या किसी से बात करने में। और ये बहुत ही कॉमन है हॉट ह्यूमिड कंट्रीज़ में, स्पेशली जब आप टाइट कपड़े पहनते हो, उसके कारण इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ नॉर्मली क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों में ये जो जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो इनिशियली रेडनेस या इचिंग होती है, जिसको ज़्यादातर लोग एक ओवर द काउंटर ड्रग कहीं भी जाते हैं खरीद कर लाते हैं, उसमें स्टीरॉयड क्लोबेटासोल होती है। आप 2 दिन लगाओगे वो रेडनेस इचिंग जो होती है वो सप्रेस हो जाती है, बट फंगल नहीं क्लियर होता, फंगल इन्फेक्शन वहाँ रह जाता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। फिर से आपको कहोगा कि 2 हफ्ते आपके स्टेटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है सर, ओवर द काउंटर जाकर के लोग अपना दवाई ले लेते हैं। इस पर भी मैं आऊँगा ये कितना खतरनाक है, बट सर ने एक इसका बेसिक ओवरव्यू दिया कि इसके कारण क्या हैं और क्यों ये खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर अग्रवाल, लेकिन हमारे पास एक फंगल इन्फेक्शन से कितने लोग प्रभावित हैं, इसका एक्यूरेट कोई नेशनल डेटाबेस नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग डॉक्टर के पास जाने की बजाय, स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने की बजाय, जैसा सर भी कह रहे थे, मेडिकल स्टोर में गए, या तो एक साधारण सी कोई क्रीम ले ली या स्टेरॉयड ले लिया, उसको लेकर ट्रीटमेंट करते हैं। इस तरह का सेल्फ मेडिकेशन इन्फेक्शन को कितना गंभीर बना सकता है? ये दीपक जी, इसी वजह से ये जो फंगस है, ये पेशेंट के लिए तो आफत है, ये हम स्किन स्पेशलिस्ट के लिए भी बहुत बड़ी आफत बन गई है। बिकॉज अल्टीमेटली आप उसको इतना बिगाड़ के हमारे पास आते हैं और हमारे पास आते ही आपको लगता है कि अब हम जादू की छड़ी घुमा दें और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो लोग जब पहुंचते हैं, हम तो बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं। पहले आप अपना घर का इलाज करेंगे, आपने एलो लगाया, फिटकरी लगाई, फिर आप लोकल अपने केमिस्ट के यहाँ से ज्यादातर क्रीम्स, आपको पता है कि हमने भी अपने पेरेंट्स को देखा है कि वो एक ओवर द काउंटर क्रीम होती थी और खासकर टीवी पे जब उसके ऐड आने लगते थे तब हमें पता लगता था कि अब गर्मी आ गई है और अब फंगस का टाइम आ गया है। फिर उसके बाद आप अपने जीपी के पास जाते हैं। अब जनरल प्रैक्टिशनर के पास क्या होता है कि उन्हें ये नहीं पता कि कौन सी फंगल इन्फेक्शन आजकल कम्युनिटी में फैल रही है। ये हर साल बदलता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि वायरस भी बदलता रहता है, जो हमारी फ्लू की वैक्सीन्स होती हैं वो भी बदलती रहती हैं। तो अभी भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स वो दवाएँ यूज़ कर रहे हैं जो रेज़िस्टेंट हो चुकी हैं। उसके अलावा दिक्कत क्या होती है कि अ, औरतों का डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट और बच्चों का डॉक्टर पीडियाट्रिशियन, पर वो स्पेशलिस्ट नहीं है, तो आधी दवा दी जाती है। ये जो दवाएँ हैं, ये काफ़ी महँगी होती हैं, तो ओवरऑल इलाज जो है, वो बहुत महँगा हो जाता है। तो कहीं न कहीं वो कटिंग कॉर्नर्स वाली कहानी हो जाती है कि आधा-अधूरा किया। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि एक बार वो रेडनेस तो चली जाती है, तो आपको ये लग रहा है कि भई इन्फेक्शन क्योर हो गया है, लेकिन वो क्योर नहीं हुआ। इन्फेक्शन स्किन की नीचे की सतह में रहता है। आपको पता है रूल ऑफ 2 है कि आपको 2 हफ्ते तक दिन में 2 बार और 2 सेंटीमीटर बियॉन्ड द मार्जिन, माने जहां भी आपको लाल नजर आ रहा है, इतनी दवा आपको लगानी है। लेकिन इतनी पेशेंट हिंदुस्तानियों में हम में है ही नहीं। तो हम जैसे ही कुछ ठीक होने लगता है, बस हो गया करके निकल जाते हैं और डॉक्टर के पास जब जाते हैं, जब वो अलग जगह पे होने लगता है या घरों में आपको नजर आने लगता है कि दूसरे बच्चों को, बुजुर्गों को या पीपल हु आर लाइक इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज, डायबिटिक जो पेशेंट हैं, वो तो ये चांस ले ही नहीं सकते। आज भी एक पेशेंट का फोटो आया, बहुत बुरा
फंगल इन्फेक्शन हो रहा है एंड दे आर सेइंग हम आ नहीं सकते, आप यहीं से दवा बता दीजिए। नहीं हो सकता। आप जो है बदनामी अपनी भी करेंगे और हमारी भी करेंगे। और ये जो फंगस की आफत है, अभी तक तो हम डर्मेटोफाइट्स की बात कर रहे हैं, फिर वो ब्लैक फंगस, येलो फंगस और ना जाने क्या क्या आने लगता है। एब्सोल्युटली, तो उससे पहले हमें सजग होना है, हमें सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करनी है। ठीक है, एब्सोल्युटली। कीजिए। अगर 2 हफ्ते तक आप ठीक हो गए, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं हुए तो दोबारा उसी लूप में मत फंस जाइए। फिर आपने वही बिल्कुल सही क्रीम कहा लगाई, मैम। फिर और वही आपने ठीक हुआ, फिर आपने वही आ गई। सडनली एक एक जिक्र किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ये जो ब्लैक फंगस के मामले हमने देखे कि आदमी कोविड से तो उबर गया, लेकिन उसके बाद क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड उसका एडमिशन रहता है हॉस्पिटल में और वहाँ पर अलग अलग कारणों की वजह से जो उनको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जो बाद में जो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन में तब्दील हो जाता है, उसने उजागर किया कि इस देश पर कितना बड़ा फंगल थ्रेट है। लेकिन उसके बावजूद आज भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनमें फंगल डिजीज़ को लेकर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की बहुत कमी है। इसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। ऐसा क्यों है? इसको लेकर क्या करना चाहिए? वो पॉलिसी एक डिसीजन है, उस पर मैं बाद में आऊँगा। बैक टू बेसिक्स, डॉक्टर अमरेंद्र सर, ये बताइए एक आम आदमी गर्मियों में ऐसी कौन कौन सी गलतियां करता है? एक साधारण सा रेडनेस या रैश को कैसे इग्नोर करता है और बाद में उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या करना चाहिए? बेसिक्स। देखिए, गर्मियों में ऑब्वियसली पसीना ज़्यादा होता है और स्पेशली जो फोल्ड्स वाली जगह होते हैं वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, एक दूसरे से रगड़ ज़्यादा खाते हैं। तो हर बार फंगल इन्फेक्शन, रेडनेस का मतलब फंगल इन्फेक्शन ही नहीं होता, रैशेस, घमौरियाँ, ऐसी चीज़ें भी वहाँ पर हो सकती है। और उसी में फंगल इन्फेक्शन भी आता है। फंगल इन्फेक्शन यूजुअली कांटेक्ट के कारण होता है, आपके क्लोज कांटेक्ट में आप चीज़ें शेयर करते हो। कुछ फंगल इन्फेक्शन पेट से भी होते हैं, उनके थ्रू भी फैलता है। और कुछ फंगल इन्फेक्शन एनवायरमेंटल, जैसे धूल मिट्टी में उनके स्पोर होते हैं, जब वो नमी पाते हैं वो आपके कपड़ों में आ जाते हैं, और जब वो नमी पाते हैं तो वहाँ पर वो ग्रो करना शुरू करते हैं। तो जब फंगल इन्फेक्शन शुरू होता है तो वहाँ रेडनेस और इचिंग होना शुरू होती है। तो इस रेडनेस को दूसरे जो घमौरियाँ या फ्रिक्शन के कारण जो थोड़ी बहुत रेडनेस है, उसके कंपैरिजन में ये जो रेडनेस होती है ये यूजुअली रिंग शेप्ड होती है। इसमें इचिंग ज़्यादा होती है, इसमें येलो पस्ट्यूल्स भी बन सकते हैं। तो जिस समय अगर आपको इस तरीके का दिख रहा है, आप उसी समय समझ जाइए कि ये फंगल इन्फेक्शन है। नाउ फंगल इन्फेक्शन है तो इट इज़ ऑलवेज, ये हमेशा बेहतर होता है कि आप डर्माटोलॉजिस्ट की सलाह लें। रीज़न ये है कि आज की डेट में हमारी कंट्री में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो कौन सी दवा इसमें ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव रहेगी, जो कंप्लीट क्लियरेंस देगी, वो दवा लेना बहुत ही ज़रूरी है। एब्सोल्युटली सर। और इसी बीच हम देखते हैं कि एंटी माइक्रोबियल। कैन आई ऐड वन थिंग? प्लीज ऐड मैम। हम पसीने की बात कर रहे हैं। एक दूसरी आफत ये है कि हम लोग पसीने से आके एसी वाले कमरे में बैठ जाते हैं। ओह, तो पसीना तो सूख गया, तो आपको वो फीलिंग जो पसीने वाली थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन उस पसीने से जो सॉल्ट थे, जो इरिटेशन थी, वो वहीं की वहीं रह गई। और ये जिम वालों के साथ बहुत ज्यादा होता है। वापस आए, बाल खोले, एसी के आगे, पंखे के आगे बैठे और सोचा कि बस अब तो ठीक हो गया। तो यहाँ पर वो दोहरी मार लग रही है कि स्किन जो है वो इरिटेबल रह जा रही है, लेकिन ऊपर से आपको सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया मैम। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसको एलैबोरेट करेंगे। दो बातें आपने बताई, दोहरी मार, लेकिन एक और मार है जिस पर डिस्कशन करना ज़रूरी है, और वो है हमारे जिम वेयर या हमारे सामान्य कपड़े। उनकी क्वालिटी भी बहुत हद तक ये तय करती है कि आपको कितनी जल्दी इन्फेक्शन होगा या कितनी देर तक आप इन्फेक्शन से बच पाएंगे। तो कपड़ों पर भी बात, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर अग्रवाल, आपसे ही थोड़ा सा चर्चा को और आगे ले चलते हैं मैम। जो आपने बताया कि लोग अक्सर गलतियां करते हैं, इसके साथ साथ मैम जो हम कपड़े पहनते हैं, जो जिम वेयर है हमारा, उस पर भी क्या ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आपको इन्फेक्शन कितनी जल्दी होगा? बिल्कुल,
आप स्किन को कितना आफत दे रहे हैं। शैफिंग जो होती है, आपकी अगर एब्जॉर्बेंट कॉटन नहीं है और आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं तो वो इन्फेक्शन होना ही होना है। और उसके अलावा जो जिम वेयर है, कहीं ना कहीं वो हल्का सा सिंथेटिक है, टाइट है, आजकल फैशनेबल भी है। तो ये सब चीजें तो हैं ही हैं। जो एक आफत, जो मैं हर सीजन में एक नई आफत आ जाती है, आजकल लोग घर में स्टीम प्रेस का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो होता ये है कि वो जो कपड़े सूख के भी आ रहे हैं, उसको वो कहीं ना कहीं कपड़े स्टीम प्रेस हो रहे हैं और उनमें नमी और ज्यादा भरी जा रही है। तो हम तो उल्टा बोलते हैं कि जब बरसात आए, आप अपना जिमवेयर तो आपको कॉटन करना ही करना है। ये तो भूल ही जाइए कि आप अगर सिंथेटिक पहनेंगे और आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। हिंदुस्तान में रहते हुए मैं तो ये कहती हूँ कि ये हिंदुस्तान में रहने का टैक्स है हमारा, हमें देना ही पड़ेगा। तो अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, जब बरसात आती है, हम तो ये कहते हैं कि जो आपके शरीर के पास सबसे कपड़ा रहता है, आपके अंडरगारमेंट्स, उसको आप आयरन करके पहनिए। स्टीम आयरन नहीं, नॉर्मल आयरन करके, ताकि उसमें जो नमी है वो निकल जाए। तो जो कपड़ा आपके शरीर के सबसे पास है, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, उसकी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आपका जो पसीना आ रहा है वो उसे एब्जॉर्ब कर सके, वो उसको वहां पर रहने ना दे। तो कपड़ा हमारे लिए सबसे जरूरी हो जाता है। एब्सोल्युटली। ये हमारे बच्चे खास तौर से जब स्कूल से आते हैं, गर्मियों से आते हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि आकर के ऐसा लगता है कि हाँ, पसीना अगर सूख गया तो फिर इन्फेक्शन होने के खतरे भी चले जाते हैं। और फिर एकदम हम बच्चों के मामले में ख़ास तौर से इस बातों को देखते हैं। तो कितना ज़रूरी है हाइजीन का होना। बाहर से आदमी साफ़ सुथरा लग रहा है, बट इन्फेक्शन बड़ी महीन चीज़ है। ये थोड़ा सा बताइए कि अंडर द स्किन क्या कुछ चल रहा होता है। दीपक, एक तो जो हमारी स्कूल यूनिफॉर्म्स हैं, उनको हमें कहीं न कहीं चेंज करना पड़ेगा। उसमें जो है सिंथेटिक जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। जब हम बात करेंगे ना कि हम एक कानून बनाना चाहते हैं, हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये चेंजेस भी बहुत ज़रूरी हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म्स, खासकर गर्मी वाली, वो बिल्कुल प्योर कॉटन हो, जो नहीं होती हैं। उसके अलावा जो दिक्कत होती है कि स्कूल से आते ही एकदम आप कपड़े बदल देते हैं, लेकिन आपने उसकी जो इरिटेशन हुई उसको नहीं ठीक किया। तो आइडियली ये होना चाहिए कि बच्चा जब स्कूल से आए, आप यूनिफॉर्म उतारिए, एकदम उसे कूलर एसी के आगे ना बिठाइए। एक वेट टॉवल से, जिसे स्पंज कहा जाता है ना, उससे कम से कम जो बॉडी फोल्ड्स हैं, आपकी बगल है, जांग है, इसको साफ करें कि यहाँ पर पसीना ज्यादा देर तक ना रहे। अगर वो आप वहां से हटा देंगे, देखिए फंगस जो है, हम कहीं बाहर से बहुत कम पकड़ रहे हैं, हम सबके अंदर एक रेजिडुअल है, ये हम सबके अंदर रहता है। और रहना इसलिए जरूरी है, हम उसको जीरो नहीं करना चाहते, बिकॉज ये हमारे पसीने को डिसइंटीग्रेट करता है। तो अगर आपके ऊपर फंगस नहीं होगा, नॉर्मल फंगस नहीं होगा, तो आपका बैक्टीरिया बढ़ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी बॉडी के अंदर फंगस और बैक्टीरिया का एक बैलेंस चल रहा होता है। तो इस बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बच्चों की स्किन, और छोटे बच्चों की खासकर, और आजकल तो फिर डायपर, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चों को हम टॉयलेट ट्रेनिंग देना बंद ही कर चुके हैं। एक्सेल, डबल एक्सेल डायपर बस चलता चला जा रहा है। तो ये सब जो भी चीजों को वहीं के वहीं रख रहा है, स्किन पे उसकी रगड़ लग रही है, आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो फंगस अपने आप एक नॉर्मल उसमें रहता है क्वांटिटी में, वो बढ़ जाएगा। और अगर ज्यादा एंटी फंगल, और फिर आपने, अच्छा, फिर एक दिक्कत होती है पाउडर से। आजकल लोगों को डर लगता है कि पाउडर के बड़े तरीके बोले गए हैं कि भाई इससे कैंसर हो जाता है, फलाना हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप पाउडर को सही से लगाएं, और आप एक अच्छी कंपनी का पाउडर लगाएं जिसमें एक अरारोट जैसा बेस्ड हो, मतलब जिसमें टैल्क हो, जिसमें बहुत ज्यादा खड़िया ना हो, जैसे मोटा जो फील होता है वो ना हो, और उसको आप छिड़के नहीं, उसको आप हाथ पे लेके ऐसे लगाएं, तो वो एक लेयर बना देगा जो पसीने को एब्जॉर्ब करेगा। ये मैं 2 साल से छोटे बच्चों की तरफ चली गई हूँ। और यही बात स्कूल जाते हुए बच्चों के भी होनी चाहिए कि सुबह जब आप बच्चों को यूनिफॉर्म पहना रहे हैं, और देखिए आजकल जो है टीनेज तक पहुंचते पहुंचते फैशन में वो वेस्ट, हमारे हिंदुस्तान में जो बनियान होता था, वो इसीलिए होता था कि वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता था। तो फैशन से थोड़ा सा बच के इन्फेक्शन को बचाना हमारी जरूरत है। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए कभी कभी ना बैक टू बेसिक्स जो उपाय हैं वो भी काम कर जाते हैं। बट एक लार्जर पर्सपेक्टिव में जो डॉक्टर कुमार ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, मैं थोड़ा सा उस पर आऊँगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल्स भी हम देख रहे हैं सर धीरे धीरे इनइफेक्टिव हो रहे हैं। और आपने जैसा कहा
कि लोग ओवर द काउंटर जाकर दवाइयाँ ले लेते हैं, बार बार गलत दवाएं लेते हैं, कोर्स पूरा नहीं करते हैं, उससे माइक्रोब्स इवॉल्व होकर लगातार स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं सर। और यही हम देख रहे हैं कि छोटा मोटा फंगल इन्फेक्शन भी ना पहले ठीक हो जाता था, सच में ठीक होता था, लेकिन आज की डेट में 5-7 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीने भर वो इन्फेक्शन वैसी है, रेजिस्टेंस होने की वजह से महीनों लग जा रहे हैं और शर्म के कारण लोग उसको बता भी नहीं पा रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं सर, इसमें क्या पॉलिसी लेवल पर इंटरवेंशन हो या इंडिविजुअल लेवल पे ही अवेयरनेस से काम होगा सर? नहीं, दोनों लेवल पर काम होने चाहिए। ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, दिस इज़ अ कम्युनिटी प्रॉब्लम। ये सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है। और रादर आजकल जो हम अपनी ओपीडी में देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 50-60% केसेस में रेजिस्टेंस हमें मिलता ही मिलता है। और इसके कारण दूसरी जो एंटी फंगल पहले काम करती थी, जो बल्कि बहुत आसानी से फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर पाती थी, वो आजकल इनफेक्टिव हो रही हैं। हमें दूसरे एंटी फंगल्स की ज़रूरत पड़ रही है, जो ना केवल महंगे हैं बल्कि कुछ तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स वाले भी हैं। हमें वैसे एंटी फंगल पे शिफ्ट भी करना पड़ता है। और ये जो सिर्फ बात इसकी नहीं है कि आप ओटीसी दवा लगा रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसी के कारण सिर्फ रेजिस्टेंस हो रही है। इनएडिक्वेट कोर्स, जैसे ही डॉक्टर ने आपको दवा दी 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते की, जैसे ही थोड़ा ठीक हुआ आपने दवा छोड़ दी। कई बार ऐसा होता है कि जो रिजर्व दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ लोग धड़ल्ले से लिखना शुरू कर देते हैं। उससे ये होता है कि जल्दी ही उसका रेजिस्टेंस कम्युनिटी में दिखना शुरू हो जाता है। तो जो दवाइयाँ रिजर्व है उसका फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अगर जो इसका बहुत सिंपल सा एक टेस्ट होता है, 10% KOH की जो माउंटिंग की जाती है, उसमें फंगल इन्फेक्शन दिखते हैं। तो इस तरीके का टेस्ट वाइड स्प्रेड अवेलेबल कराना चाहिए, ताकि अगर जीपी के पास भी कोई जा रहा है ही उसको लग रहा है कि ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो एक अफोर्डेबल रेट पे या जहाँ भी हो ये टेस्ट ईजिली अवेलेबल हो, उसके पास वो मिल जाना चाहिए, ताकि उसकी जांच तुरंत से हो जाए। उसको एक नॉर्मल एक्जिमा समझ के आप दूसरी ट्रीटमेंट ना दें। पब्लिक अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है ही, कि आप अपने हाइजीन का किस तरीके से ख्याल करें, किस तरीके से आपको बताना ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी कोर्स है, एक तो ओटीसी दवा ना यूज़ करें बार बार, जो भी कोर्स है आप उसको पूरा करें। तो इससे काफ़ी हद तक हम फंगल इन्फेक्शन या जो रेजिस्टेंस है उसको हम रोक पाएंगे। Absolutely. बिल्कुल रोक पाएंगे ऐसा तो कहना बहुत ही मुश्किल है। अगर नेशनल डर्मेटोफाइट रजिस्ट्री बन जाए तो वो और अच्छी बात है, उससे हमारे जो डेटा कलेक्शन होगा उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। डिफरेंट आप रीजनल फंगल सेंटर बना सकते हो, जहां रेजिस्टेंस एंड एंटी फंगल की जो उनकी इफेक्टिवनेस है अगेंस्ट दोज अगेन वेरी वैलिड एंड वेरी गुड पॉइंट रेज सर, वेरी वैलिड एंड वेरी गुड पॉइंट रेज सर। क्योंकि देश में ना डेटा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, डेटा है, डेटा नहीं है अपने पास। और दूसरा क्या है कि नई मेडिसिन भी ना बहुत धीरे धीरे बन रही हैं, माइक्रोब्स इतनी तेजी से इवॉल्व हो रहा है, लेकिन नई एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल्स डेवलप होने में सालों लग जाते हैं। और प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सिर्फ ये इंडिविजुअल की बात नहीं है, कई बार डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उस पर कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कर्ब करने पे, लेकिन एग्रीकल्चर से आ जाएगा तो आप क्या करोगे? आप खेतों में ज़्यादा जो फंजिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट में जाकर रेजिस्टेंस माइक्रोब्स बन रहे हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सोल्यूशन एक ही है, अवेयरनेस। और ये अवेयरनेस कम्युनिटी लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे, तीनों लेवल पर आनी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने वक्त निकाला। डॉक्टर शेहला अग्रवाल, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सर आपका शो पर आने के लिए। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू। नमस्कार।